तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग, जो कि CUT PG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निक से हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ना ब्लॉटिंग टेक्निक से, वो बेसिकली तो यही आ जाते हैं कि अच्छा सदर्न ब्लॉटिंग में DNA को हम डिटेक्ट करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम RNA डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न में हम प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, ईस्टर्न में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन डिटेक्ट करते हैं। इस पर ही क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ब्लॉटिंग टेक्निक में स्टेप पूछ लिए जाते हैं। बट कई बार अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि हम समझ ही नहीं पाते कि अंदर से आए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं होता है। तो इसी वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पूरा देखेंगे नोट्स के साथ, कि सदर्न ब्लॉटिंग के हर एक स्टेप्स को डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग ये टेक्निक है जो किसी भी स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को एक जीनोम में डिटेक्ट करती है, यानी किसी भी जीन को पूरे जीनोम में डिटेक्ट करती है कि वो है या नहीं है, और है तो कितना है, ठीक है, और कितने साइज का है। और इसको डेवलप किया था एडविन सदर्न, और उसी के नाम पे इस टेक्निक को हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब आपको समझ नहीं आया होगा, जिसके लिए थोड़ा सा डिटेल में मैं पहले हर एक स्टेप को समझाऊंगा, बट पहले हम बेसिक देख लेते हैं इसका। ठीक है, कैसे बेसिक होता है। तो इसमें हम करते क्या है, देखो ये सेल है, सपोज ये बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है, सेल है तो इसके अंदर DNA भी होगा। ठीक है, अब मान लो आप कह रहे हैं कि अब आपसे पूछा जाए कि इस बैक्टीरिया के अंदर इसके DNA में क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है या नहीं है, या फिर कोई भी जीन का हमें पता लगाना है। सपोज़ हमें जीन X मैंने बोल दिया, जीन X इसके अंदर है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे? तो इसे हम सदर्न ब्लॉटिंग से पता लगाते हैं। बेसिकली कैसे पता लगाते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले मैं सिंपल स्टेप बता दूंगा, फिर एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इस पूरे DNA को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेल को तोड़ के DNA को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ना हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से। इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट बनाते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से। अभी मैं जल्दी बता रहा हूँ, फिर एक एक स्टेप को डिटेल में बताऊँगा जस्ट समझाने के लिए। देखो ये जो अभी हमने मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट बना दिए, इसी को मैंने पहले बोला था कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ DNA फ्रेगमेंट हमने बना दिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है इसको ना इसको हम जेल पे रन करते हैं। ठीक है, जेल पे रन करने का क्या मतलब है, ये देखो एग्रोस जेल होता है ना, आपने पढ़ा होगा, इसमें ये वेल्स होते हैं। ठीक है, इस पर हम रन कर देते हैं। जब हम इस पर रन करते हैं तो ये साइज़ के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो बड़ा DNA मॉलिक्यूल वो यहाँ रह जाएगा, फिर उससे जो छोटा है, फिर उससे छोटा है, ऐसे करके साइज पे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ वो माइग्रेट ऐसे करता है। करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर क्योंकि अभी तो ये डबल DNA जो होता है, इस टाइम पर क्या होगा, ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड जब होता है तो इसको हमें सिंगल स्टैंडर्ड करना पड़ता है। तो इसी के लिए जो सेकंड स्टेप होता है डीनेचुरेशन, इसमें हम इसको सिंगल स्टैंड बना देते हैं। सिंगल स्टैंड बनाने के बाद इसमें हम प्रोब ऐड करते हैं। प्रोब का क्या मतलब होता है, देखो प्रोब क्या होता है, प्रोब इसे बोलते हैं प्रोब। प्रोब जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA हो सकता है, जिसमें ना एक फ्लोरेसेंट लेवल हो सकता है या फिर रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल ऐड होता है, और ये हमारे टारगेट जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस जगह पर जीन X के से हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे फ्रेगमेंट में ये जो प्रोब है ना, किसी एक फ्रेगमेंट पर जाकर बाइंड कर जाएगा, समझे, और जिससे ये बाइंड कर जाएगा उस पर अगर हम जब एक्सरे मारेंगे तो वो दिखने लगेगा, है ना, या फिर किसी कलर का, या फिर एकदम डार्क बैंड हमें दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जीन X है या नहीं है। समझ में आया? ज़्यादा नहीं आया होगा तो इसीलिए हम स्टेप वाइज इसको देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या, जैसे मैंने कहा कि इसमें DNA के या RNA के प्रोब होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA से हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक DNA को मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट में एनालाइज कर लेते हैं। इस जगह पर मैंने ब्लॉटिंग आपको नहीं बताया है, ये जो है इसको मेम्ब्रेन पे भी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको मैं आगे बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप है DNA को आइसोलेट करना। ठीक है, तो DNA को आइसोलेट करने के लिए आपको सेल लाइसिस करना पड़ेगा, सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये सेल, इसके अंदर है DNA, इसको DNA को बाहर निकालना है, सेल लाइसिस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर एनिमल सेल है तो कैसे सेल लाइसिस करेंगे? डिटर्जेंट का यूज़ करके, HTS डिटर्जेंट का यूज़ करके HTS से आप कर सकते हैं। अगर प्लांट सेल है तो C-टैप मेथड होता है, और अगर बैक्टीरिया सेल है तो या तो लाइसोजाइम यूज़ कर लो, पेप्टिडोग्लाइकन तोड़ के वो DNA को बाहर निकाल देगा, या फिर आप सोनिकेटर में सोनिकेशन कर सकते हैं। सोनिकेशन कैसे करते हैं, मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट्स डले हुए हैं, बट यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बताया था इसको मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है, वो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने जैसे ही जीनोम DNA को निकाला, DNA बहुत बड़ा होता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो इसीलिए उसको पहले हमें स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बड़े से DNA को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं।
तोड़ने के बाद उसका हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एडिशन डीएनए में मिक्सचर में 1000 फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस हैं, उन साइजेस को हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। देखो ये पाइपेट है, पाइपेट से हम डीएनए को जब लोड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये सेपरेट हो जाते हैं। अब डीएनए देखो नेगेटिव भी चार्ज होता है, क्वेश्चन आता है क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट तो नेगेटिव होता है, इसलिए डीएनए भी नेगेटिव होता है। फिर हम देखो इस एपरेटस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो फिर डीएनए रन करता है पॉजिटिव की तरफ, यहाँ से यहाँ रन करता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, और जब वो पॉजिटिव की तरफ आता है तो स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और जो लार्जर होते हैं वो यहीं रह जाते हैं। जो लार्जर होते हैं फ्रेगमेंट वो यहाँ रह जाते हैं क्योंकि वो स्लोली माइग्रेट करेंगे, वो बड़े हैं, और जो छोटे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हर एक लाइन पे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्टेप है डीप्यूरिनेशन, जो बहुत से लोग नहीं बताते। डीप्यूरिनेशन क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद भी कई डीएनए बड़े रह जाते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स अगर बड़े रह जाते हैं, लार्ज 15 kb से भी बड़े, तो डीप्यूरिनेशन उनका करना होता है। डीप्यूरिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना होता है? लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को, देखो लार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन पे स्लोली ट्रांसफर होंगे, अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें उन्हें एचसीएल से ट्रीट करते हैं। एचसीएल से ट्रीट करने के बाद क्या होता है? उनके जो एडेनिन है, ग्वानिन है, वो निकल जाते हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका डीएनए टूटकर छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इसे हम डीप्यूरिनेशन कहते हैं और ये ऑप्शनल होता है, ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डीनेचुरेशन। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा था कि जो आपका एग्रोस जेल में जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए जो है जेल में जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें NaOH ऐड करते हैं। NaOH क्या करता है? ये डबल स्टैंडर्ड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो NaOH है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को अलग करके उसे सिंगल स्टैंडर्ड बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब जब हमने इसको देखो NaOH डाल के इसको सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया, तो इसके बाद हम क्या ऐड करने वाले हैं? इसके बाद तो हम अपना प्रोब ऐड करने वाले हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जुड़ा होता है प्रोब। अब प्रोब भी तो इस पर बाइंड करेगा, बट अगर इसमें NaOH है पहले से ही तो NaOH तो बाइंड नहीं करने देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने देगा। इसीलिए हमें प्रोब ऐड करने से पहले हमें यहाँ पर जो है न्यूट्रलाइजेशन बफर डालना होता है, जो कि NaOH को ख़त्म कर देता है। ठीक है, NaOH को ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि NaOH का काम हो गया, अब इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके बाद हम जो है ब्लोटिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ब्लोटिंग पर। तो ब्लोटिंग क्या है? ट्रांसफ़र होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का एग्रोस जेल से ऑन द नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन पर। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो हम क्यों जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि जेल एग्रोस जेल होता है फ्रेजाइल होता है, वो टूट सकता है ना, इसलिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल उस चीज़ पर आ जाए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, तो वो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन का चार्ज क्या होता है? वो प्लस पॉजिटिव चार्ज होती है, डीएनए नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब हम ब्लोटिंग कैसे करते हैं? तो हम एक डब्बा लेते हैं। ठीक है, ये डब्बा है, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र बफर डालते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र बफर डाला, ये ब्लॉक रखा, ब्लॉक के ऊपर हमने क्या रखा? ब्लॉक के ऊपर हमने जो है ये हमारा जेल रख दिया, जेल एग्रोस जेल रख दिया, एग्रोस जेल के ऊपर मेम्ब्रेन रख दिया, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दिए, टिश्यू रख दिए, कुछ वेट रख दिया, डजंट मैटर, मतलब मैटर करता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। क्वेश्चन हमारे यहीं से आता है कि पहले तो ट्रांसफ़र बफर हम यूज़ करते हैं, दूसरा जेल पहले रखते हैं, पहले जेल रखते हैं, उसके ऊपर फिर मेम्ब्रेन रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हैं, तीसरा। ठीक है, फिर वेट रखते हैं लास्ट में, चौथा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले क्या यूज़ रखा हमने? जेल, उसके ऊपर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर टिश्यू और उसके ऊपर वेट। ठीक है, तो ये सेटअप आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि जो ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र जो होता है ना, जेल से मेम्ब्रेन पर जो ट्रांसफ़र होता है, जेल टू मेम्ब्रेन जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है? कैपिलरी एक्शन से होता है। ठीक है, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक करंट भी दे सकते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो कैपिलरी एक्शन से या इलेक्ट्रिक करंट से। उसके बाद अब आपका क्या है? अब आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन पर आ गए, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन पर आ गए। अब लेकिन ये फिक्स तो नहीं है ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा, इमोबिलाइज़ करना पड़ेगा, और इमोबिलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिक्सेशन मेथड,
या तो आप इसको 80 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 घंटा हीट कर दें। देखो टाइमिंग वाइमिंग नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। तो पहला मेथड है बेकिंग, जिसमें आप हीट करते हैं इसको, और दूसरा मेथड है यूवी क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, यूवी क्रॉस लिंकिंग से भी ये फिक्स हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बेकिंग करेंगे या फिर यूवी क्रॉस लिंकिंग से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद अब देखो ये मेम्ब्रेन है, अगर आप इसके बाद हम प्रोब डालने की कोशिश करते हैं ना, प्रोब कि इनमें से कौन सा है जो हमारा टारगेट डीएनए है, तो इसमें हम प्रोब डालेंगे। बट प्रोब तो ये मेम्ब्रेन पे भी बाइंड हो सकता है, इसलिए पहले हमें मेम्ब्रेन की ब्लॉकिंग करनी होती है। मेम्ब्रेन को हम ब्लॉकिंग बफर से ब्लॉक कर देते हैं ताकि मेम्ब्रेन पर हमारा प्रोब ऐड ना हो सके। तो इसी को हम प्री हाइब्रिडाइजेशन या ब्लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग के बाद हमारा आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए प्रोब को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से बाइंड कराते हैं, यानी हमारे टारगेट जीन से बाइंड कराते हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सदर्न ब्लॉटिंग का, क्योंकि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। ट्रांसफर के बाद फिक्सेशन के बाद मेम्ब्रेन में 1000 ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट है। हमें एक तरीका चाहिए इससे हमारा जीन कौन सा है वो पता लगे, इसी के लिए हम लेबल्ड प्रोब यूज़ करते हैं। अब इस प्रोब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इस प्रोब को हम कैसे लेबल कर सकते हैं? तो पहले तो देख लो प्रोब क्या है। प्रोब क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है, टारगेट सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होता है और इसमें लेबल रहता है। ये लेबल कैसे रहता है? या तो आप P32 से लेबल कर दें रेडियो एक्टिव, या फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल या केमिल्यूमिनेसेंट मॉलिक्यूल से आप लेबल कर सकते हैं। फिर प्रोब सिर्फ डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करता है जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं, देखो ये आपका मेम्ब्रेन था, इसमें बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंस थे। अब आपका प्रोब तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री से बाइंड करेगा, तो आपका ये प्रोब था, सपोज ये कॉम्प्लीमेंट्री था, इससे बाइंड कर गया। ठीक है, ये बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद अब प्रोब सपोज इससे तो स्ट्रांगली बाइंड करेगा, बट किसी से मान लो इतना बाइंड कर गया, इतना रीजन में बाइंड कर गया, वीकली बाइंड कर गया, तो इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वॉश करना पड़ता है। ठीक है, वॉशिंग। जब हम वॉशिंग करेंगे तो ये जो वीकली बाउंड प्रोब है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पर्पस ऑफ वॉशिंग इज टू रिमूव अनवांटेड प्रोब। ओके, तो हाइब्रिडेशन के बाद हम वॉशिंग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिटेक्शन मेथड। अब रेडियो एक्टिव डिटेक्शन में क्या होता है? इफ़ अ प्रोब, अब देखो अब आपने कौन सा प्रोब यूज़ किया था उसके बेसिस पर डिटेक्शन होता है। अगर आपने प्रोब में रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाला था P32, तो आप उस पर एक्सरे मारेंगे। एक्सरे मारने से एक डार्क बैंड्स आपको दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख लो, इसे हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। देखो इसमें डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं, डार्क कलर के। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो प्रोब हमने यूज़ किया था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। बट आप केमिल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन भी कर सकते हैं, इसके डिटेल में मत जाइए, जस्ट बता रहा हूँ। आप फ्लोरेसेंट डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेप ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग। सारे स्टेप हमने देख लिए, जस्ट एक बार समराइज़ करता हूँ क्योंकि स्टेप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपने डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन डाइसन, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर डीप्यूरिनेशन, ये ऑप्शनल है, फिर डीनेचुरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ मेम्ब्रेन, इसे ब्लॉटिंग कहते हैं ना, ट्रांसफर मेम्ब्रेन मतलब ब्लॉटिंग, फिर फिक्सेशन, फिर प्री हाइब्रिडेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर वॉशिंग, फिर डिटेक्शन मतलब ऑटो रेडियोग्राफी, केमिल्यूमिनेशन या फ्लोरेसेंस, फिर बैंड को एनालाइज करते हैं। तो ये स्टेप जरूर याद कर लेना, कुछ याद करो या ना करो, ये स्टेप पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, लास्ट कौन सा, ये स्टेप आपको याद करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये हो गया आपका सदर्न ब्लॉटिंग। अब इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेता है, बहुत सारा डीएनए चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, नीड प्रायोर सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। देखो क्योंकि आप सपोज़ कोई जीन दिख रहे हैं, बहुत सारा जीनों में बहुत सारा आपको पता लगाना है कि टारगेट जीन कौन सा है, तो प्रोब जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाने के लिए आपको जीन का इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना, सीक्वेंस की, तो ये इसका लिमिटेशन है। फिर इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ होते हैं जो कि नुकसानदायक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये तो डीएनए सीक्वेंस बता देगा कि कौन सा जीन प्रेजेंट है, और उसका साइज़ भी बता देगा। साइज़ कैसे बता देगा? क्योंकि हम लैडर यूज़ करते हैं ना, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मार्कर यूज़ करते हैं, तो वैसे साइज़ बता देगा। फिर इसका एप्लीकेशन क्या यूज़ होता है? ये कोई भी स्पेसिफिक जीन बता सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर बता सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है, पैटर्निटी में यूज़ होता है, RFID एनालिसिस में यूज़ होता है, जीन मैपिंग होता है, ट्रांस जीन डिटेक्ट कर सकता है, कॉपी नंबर बता सकता है, वायरल डीएनए बता सकता है, जीनोम रीअरेंजमेंट बता सकता है, यानी जीन की जितने भी डीएनए की चीज़ें हैं वो सारे बता सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो देखो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यही है। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या है? ये टेक्निक क्या है? ये आरएनए को डिटेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपका ये डीएनए है,
अब सपोज़ जीन एक्स का डीएनए तो है, बट क्या वो आरएनए बना रहा है? ज़रूर थोड़ी है कि कोई डीएनए प्रेजेंट हो तो वो आरएनए भी बना रहा हो। तो वो आरएनए बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए को डिटेक्ट करता है। अब वो आरएनए कोई सा भी हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बट बेसिकली हम एमआरएनए ही डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको टेक्निक को जो है ना, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्वाइन, और इसने अपने नाम पर ये नाम नहीं रखा है। इससे पहले जो सदर्न ब्लॉटिंग खोज हुई थी, इसी को उल्टा इसने नाम दे दिया, सदर्न था तो इसका नाम इसने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग दे दिया। अब इसमें हम अमाउंट ऑफ आरएनए देख सकते हैं, साइज ऑफ आरएनए देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, सपोज़ आपने क्या किया, इसमें आपने आरएनए मिक्सचर आइसोलेट किया, ठीक है। अब उस आरएनए, सपोज़ आपको डिटेक्ट करना है एमआरएनए, बट उस आपने निकाला टोटल आरएनए। अब उस टोटल आरएनए में तो एमआरएनए भी है, आरआरएनए भी है, टीआरएनए भी है, बट आपको अभी एमआरएनए चाहिए। तो एमआरएनए आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो देखो एमआरएनए कैसा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एमआरएनए के लास्ट में होता है पोली ए टेल, ठीक है। तो इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? आप इसको पोली टी से अलग कर सकते हैं। तो अगर आप पोली टी दे देंगे, सपोज़ आपने एक बीट लिया जिसके अंदर टी 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 है और पूरा आरएनए मिक्सचर इसके ऊपर डाला, तो एमआरएनए तो इससे चिपक जाएगा, क्योंकि एमआरएनए में होते हैं ए। तो इस तरीके से फिर आप इसको एमआरएनए को सेपरेट कर सकते हैं। तो यही वही लिखा हुआ है कि एमआरएनए को आप सेपरेट कर सकते हैं ओलिगो डीटी प्रोब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ओलिगो डीटी प्राइमर से आप एमआरएनए को सेपरेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है। अब इसमें क्या साउदर्न ब्लॉटिंग से क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो इसमें रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता था इसलिए उसको तोड़ना पड़ता था, बट आरएनए तो ऐसा इतना बड़ा नहीं होता, तो इसमें पहला रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं होता। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर इसमें डीनेचुरेशन स्टेप में एनएच यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें आरएनए तो देखो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता था, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसमें इसको तोड़कर सिंगल स्टैंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहले से सिंगल स्टैंडर्ड है इसमें, इसलिए डीनेचुरेशन स्टेप वो नहीं होता। बट इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है कि आपका जो आरएनए है ना, जैसे ये आपका आरएनए है, तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये खुद से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इसीलिए इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट अपने ऊपर फोल्ड कर बेस पेयरिंग कर वो हेयर पिन बना सकता है, सेकेंड स्ट्रक्चर बना सकता है, इसी और जिससे कि माइग्रेशन इसका इनिबिट होगा। तो इसीलिए हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक डीनेचरिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तोड़ता है, आरएनए को लीनियर रखता है। इससे सेपरेशन जो है साइज बेस पर होता है, ना कि शेप बेसिस पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है। और इसके एग्रोस जेल को हम सिर्फ एग्रोस जेल नहीं कहते, इसे हम बोलते हैं डीनेचरिंग एग्रोस जेल। क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉर्मल्डिहाइड, इसके जेल में फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है, और इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड डीनेचरिंग एजेंट होता है, इसलिए इसको डीनेचरिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो आरएनए है, तो जब इसमें हम आरएनए प्रोब यूज़ करेंगे तो आरएनए हाइब्रिड बन जाएगा, और जब इसमें हम डीएनए यूज़ करेंगे तो डीएनए आरएनए प्रोब बन जाएगा। तो इसमें दोनों टाइप के हाइब्रिड बनते हैं, आरएनए हाइब्रिड या फिर डीएनए हाइब्रिड। ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या देख सकते हैं। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम पहला जीन एक्सप्रेशन देख सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, जीन एक्सप्रेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, आरएनए डिटेक्ट कर सकते हैं, साइज ऑफ आरएनए डिटेक्ट कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं इसका स्टेप कौन से होते हैं। तो इसमें पहले तो आरएनए एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें डीनेचुरेशन होता है, बट इसमें फॉर्मल्डिहाइड से डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है, उसके बाद ब्लॉटिंग होता है, जैसा सब कुछ वैसा ही होता है। फिर फिक्सेशन वैसा ही होता है, प्री हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन, वॉशिंग, डिटेक्शन, एनालाइजिंग, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। बस इसमें दो चीज़ें नहीं हो रही, पहला रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं हो रहा, दूसरा इसमें एनएच से डीनेचुरेशन नहीं हो रहा है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड से डीनेचुरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। आई होप आपके इससे जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे CUT-PG के, और भी अदर एग्जाम से भी बन जाएंगे। इसके बाद हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग और जो है ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी देखेंगे डिटेल में। बट आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, तभी मेरे को जो है मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। अदरवाइज़ क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते और कमेंट नहीं होते तो मोटिवेशन चला जाता है। इससे पहले भी मैंने जो है CUT-PG के लिए
क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं 2024 में वो प्लेलिस्ट बनाया था और 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए थे, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से बोले थे। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो टेक्निक का भी एक सीरीज़ बन सकता है जिसमें सारे नोट्स होंगे और इसी से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले, बट आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।